वक्ता मिस नीता डिसूजा, प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया महिला कांग्रेस उपस्थित हैं। स्पेशली आप दिल्ली से हमारे लिए अपना बहुमूल्य समय निकालकर हमारे बीच आए। हम युवाओं को कैथोलिक विश्वास में मजबूत होने और आगे बढ़ने के बारे में बताने के लिए मैं आपको आमंत्रित करती हूँ। सभी युवा साथियों से मैं अनुरोध करती हूँ कि वे खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से उनका स्वागत करें। मैं युवा साथियों से निवेदन करती हूँ कि वे उनको विशेष बैज एवं बुके देकर उनका वेलकम करें। हमारी विशेष वक्ता मिस नीता डिसूजा के बारे में बताने के लिए मैं बिशप थेओडोर मस्करेनस को आमंत्रित करती हूँ। हम यहाँ से दो ही पॉलिटिशियन लाए, एक थी शिल्पी और दूसरा है नेता, दोनों महिला। और आप पूछेंगे कल बता दिया शिल्पी को क्यों बुलाया, आज बताता हूं नेता को क्यों बुलाया। 3 कारण है। पहला, ए बी सिर्फ हमारे कैथोलिक स्कूल में पढ़ी हुई लड़की है, ये पहला रीजन है। उसके सारे तत्व मैं उसकी पूरी फैमिली को पहचानता हूँ, पूरे विश्वास के साथ। संडे मिसा कहीं भी जाती है पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए, जहाँ चर्च है मिसा जाती है, अपना पूरा संस्कार को कलीसिया के साथ है वो निभाती है। ये पहली बात है। दूसरी बात है, ये पहला कैथोलिक महिला है जो ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट हुई है। मतलब आप लड़कियों के लिए, आप लड़कों के लिए भी कहीं भी जाना, कहीं भी पहुंचना हमें मुश्किल नहीं है। और तीसरी बात, जो बाइबल से सीखी है वो अपनी जिंदगी में वो सही चलती है, उसी के आधार पर चलते हैं। और मैं एक ही 2 उदाहरण देना चाहता हूं। उसको एक कई पार्टी को ज्वाइन करने के लिए सब कुछ ऑफर कर दिया, करोड़ों करोड़, घर भी। वो पार्टी बोली हम आपको देंगे, बस हमारे साथ आना, क्योंकि हमें कैथोलिक चाहिए। नेता ने बोला ये मेरे प्रिंसिपल के विरोध जाता है, मैं कभी नहीं करूंगी, मुझे अपने आप को कभी नहीं भेजूंगी। इसलिए क्योंकि उसकी फैमिली में उसको जो प्रिंसिपल दिए हैं, तत्व दिए हैं, वो मजबूत लेके चल रही है। दूसरी बात, जैसे शिल्पी कल बोल रही थी, पॉलिटिक्स में रह के ईमानदार भी रह सकते हैं। ईमानदारी का उदाहरण है तो मैं खुद मेरे अनुभव से बोल सकता हूँ। यहाँ एक पॉलिटिशियन है, पॉलिटिशियन जैसी दिखती नहीं है, लेकिन ऐसी एक पॉलिटिशियन है जो पूरी ईमानदारी के साथ अपनी जिंदगी जीती है। तो इसलिए यही मौका लेता हूँ नेताजी को थैंक यू बोलना। थैंक यू फॉर कमिंग हियर। अपना जो विश्वास का अनुभव है कैथोलिक होने के नाते, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। न सिर्फ लड़कियां, लड़कों ने भी सुनना है, ठीक है? हम युवाओं को कैथोलिक विश्वास में मजबूत होने और आगे बढ़ने के बारे में बताने के लिए मैं मिस नीता डिसूजा को सादर आमंत्रित करती हूँ।
Thank you, Most Reverend Bishop Swami, Bishop Chairdanus Mascarenhas, Reverend Bishop of Andaman Nicobar Islands, Reverend Fathers, Reverend Sisters, Reverend clergy over here, my dear future of the country, future of Jharkhand, the young and enthusiastic brothers and sisters, आप सभी को यहाँ पे उपस्थित हो पिछले 3 दिनों का थर्ड जन यूथ मीट में आप सब जन, मुझे अभी पता चला झारखंड और अंडमान निकोबार आइलैंड्स को मिला के ये जन नाम आया है। सबसे पहले मैं बिशप स्वामी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया है झारखंड के और अंडमान निकोबार आइलैंड के जो युवा पीढ़ी है उनसे रूबरू होने का, और खास करके वो युवा पीढ़ी जो क्रिश्चियंस है, जो वही फेथ रखते हैं जो मैं रखती हूँ, इसलिए इसके लिए खूब खूब धन्यवाद कि आपसे मैं ज्यादा बातचीत करना चाहूंगी और मैं भाषण कम देना चाहूंगी। चलेगा? श्योर? कई चीजें बोलूंगी जो हो सकता है थोड़ा सा कड़वी बातें सुनेंगे, कड़वी बातें सुनेंगे। क्यों? क्योंकि कड़वी बातें में और कहीं ना कहीं वो कड़वी बातें मुझे अगर अपने माता पिता ने, अपने यहाँ पे जो पैरिश के जो नन्स और जो प्रीस्ट है, मेरे गुरुओं ने, मेरे टीचर्स ने अगर मुझे वो नहीं बताया होता तो आज मैं नेटा डिसूजा यहाँ पे आपको कदई नहीं देती। कहते हैं कि दवाई कड़वी होती है, तो वही कड़वी दवाई कभी कभी काम आता है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, भाइयों और बहनों, आज का जो मुझे टॉपिक दिया गया, मैं आते समय रास्ते पे सोच रही थी कि नेटा आप राजनीतिक इंसान हो, और अगर राजनीतिक इंसान खास करके आज के समय में ईसाई होते हुए अगर मैं धर्म पे बात करूं तो सीधा टिप्पणी और व्यंग होगा मुझ पे। ये जानते हुए मुझे लगा कि सच्चाई सबके बीच रखना जरूरी है। फिर सोच रही थी, क्योंकि मुझे वक्त नहीं मिला ज्यादा सोचने का। ट्रैवल, आप सभी को पता होगा कि देश में एक बहुत बड़ा यात्रा चल रहा है, भारत जोड़ो यात्रा, जिसमें 3500 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक कांग्रेस के नेतृत्व चलते जा रहे थे। मैं भी उस यात्रा में थी। 2 दिन की छुट्टी थी, आज दशहरा, कल दशहरा है और आज कल, तो वहां से छुट्टी मार के यहाँ पे आ गई हूँ। सोच रही थी मैं कि शायद मैंने कभी एहसास ये नहीं किया कि मेरे परवरिश में और औरों के परवरिश में क्या फर्क है। फिर मैं सोचने लगी कि बचपन में माँ बाप ने क्या सिखाया, बचपन में उन फादर्स ने हमें क्या बताया, और कई ऐसी बातें निकल के आई जो मुझे लग रहा है आज आप सभी के बीच रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप एक अच्छा, आप, हम या कोई भी इंसान एक अच्छा धार्मिक इंसान तब तक नहीं हो सकता है जब तक हम एक अच्छा इंसान ना हो। और इंसान का मतलब क्या होता है? इंसान से सबसे पहले जो इसी शब्द से जो निकल के आता है वो है इंसानियत, है या नहीं?
आप अगर बाइबल खोल के देखोगे तो बाइबल की हर एक वर्स में, हर एक जगह यही होगा, जो बाइबल की सीख है वो हमें एक बेहतर इंसान बनाने के लिए है। तो बीइंग ब्रॉट अप इन कैथोलिक फेथ, फेथ क्या है? विश्वास। फेथ का मतलब क्या है? विश्वास। और विश्वास के बारे में अगर, क्योंकि मैं तीनों चीज को पहले तीन अलग ढांचा में डालना चाहूंगी आपसे बात करते समय। सबसे पहले विश्वास क्या है, उसके बाद व्हाट इज इट टू बी अ कैथोलिक, कैथोलिक होना क्या है, और तीसरा परवरिश। विश्वास के बिना अगर बहुत सारे बच्चे आज यहाँ पे दूर दूर से यहाँ पे बैठे हैं, अगर आप विश्वास नहीं करते अपने आप में कि आप यहाँ पे पहुंच पाओगे, क्या आप यहाँ पे पहुंच पाते? मुझे पीछे के लाइन से जवाब नहीं मिल रहा है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास नहीं होता, क्या आप यहाँ पे पहुंच पाते? क्योंकि मैं समझती हूँ आज के युवाओं को ऐसे बैठ के सुनाना, और वो भी 3 दिन के लिए, बड़ी मुश्किल काम है। क्योंकि आज के युवाओं और खास करके मोबाइल के जमाने में, जब मोबाइल आपको इतना डिस्ट्रैक्ट करता है, तो विश्वास सबसे पहले अपने आप में। विश्वास उस वाणी में जो हमें मिला है, विश्वास इंसानियत में, और इंसानियत में विश्वास रखने के लिए सबसे पहले आपको और हमें इंसानियत कायम रखना होगा। इंसानियत छोटी छोटी बातों में, जो हर बात हमें बाइबल में सिखाई गई है, वेदर इट इज टू ओबे योर फादर एंड मदर, मम्मी पापा का आदर करना, या अपने नेबर पे। इंसानियत एक बहुत बड़ी चीज है जो हर व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनाता है। हमें बचपन में कहा गया था, पैसा गया तो कुछ नहीं गया। पैसा अगर आपने खो दिया तो ज्यादा कुछ नहीं खोया, आप उसे दोबारा कमा लोगे। जिंदगी खोया तो आपने कुछ खोया है। खोई हुई जिंदगी को दोबारा लाना मुश्किल है। पर अगर आपने अपना चरित्र खो दिया तो आपने सब कुछ खो दिया। जीते जी आप एक लाश रहोगे। आज के युवा पीढ़ी के लिए, खास करके दोनों भाइयों और बहनों के लिए, गर्ल्स एंड बॉयज, टू बी अ गुड कैथोलिक, एक अच्छा ईसाई कैथोलिक आप तभी रह पाओगे और हम तभी रह पाएंगे जब हम अपने कैरेक्टर को सवार के रखेंगे। हम एक ऐसे दौर में हैं जहां पे युवाओं को युवाओं को गुमराह करने के लिए बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट, बहुत सारे गलत प्रचार, टीवी चैनल, हम युवाओं को आज के तारीख में गुमराह करना बहुत आसान है। और खास करके क्योंकि हम उस दौर में जी रहे हैं जहां पे इंफॉर्मेशन, क्या है इंफॉर्मेशन आज की तारीख में? क्या है इंफॉर्मेशन? आपको किसके द्वारा मिलता है? किसके द्वारा? इंटरनेट के द्वारा ना? आप चाहे तो उसका आप सदुपयोग कर सकते हो, आप चाहे तो उसका दुरुपयोग हो सकता है। अब इस जमाने में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जमाना है, लिविंग इन क्रिश्चियन वैल्यूज इज मच मोर डिफिकल्ट। जो क्रिश्चियन वैल्यूज है उसको लेके जीना मैं मानती हूँ कि और मुश्किल है। हमारे समय में मम्मी पापा कुछ कह देते थे, मान लेते थे। मम्मी पापा क्या कहते थे? आपको सुबह हर संडे चर्च जाना है, मान लेते थे। आज के टाइम पे बच्चे प्रश्न पूछते हैं,
कि आज क्यों चर्च जाना है। आज तो हमारा एक टीवी सीरियल है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप युवाओं के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हमारा जमाना जो था 15 साल पहले, हमारे पास ये चैलेंज नहीं था कि हमें जो बताया जाता था हम मान लेते थे, हमें जो पुस्तक दिया जाता था हम खोल के पढ़ लेते थे। पर अब सब कुछ आपके पास इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जो अवेलेबल है आपके पास, उसमें कई सही चीजें भी है और कहीं गलत चीजें भी है। अब क्या सही है और क्या गलत है, इसका फैसला आप कैसे करोगे? ये याद रखिए कि जो सही है वो आप अपने बड़े बुजुर्गों के साथ डिस्कस करने में आप हिचकोगे नहीं। जो सही है उसे बताने में आप हिचकोगे नहीं। और अगर आप जो कुछ करना चाहते हो वो अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों को बताने से डरोगे तो ये याद रखना वो गलत काम है और वो काम कतई नहीं करना। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? देखो ये जो मैं आपको बता रही हूँ ना, क्योंकि मेरे जिंदगी में जब हमें हॉस्टल भेजा गया, फिर जब हमें राजनीतिक जीवन में भेजा गया, मुझे एक ही बात बता के भेजा घर से कि जो बात आप अपने बड़े बुजुर्ग मम्मी को बताने से हिचकाओगे, वो याद रखना वो गलत काम है। यही बात हमारे भाइयों के लिए, क्योंकि आजकल जो माहौल है देश में, जिस दौर से देश गुजर रहा है, हमारे युवाओं का, पुरुष भाइयों का ये मन में उतारना बहुत जरूरी है कि टू बी अ गुड क्रिश्चियन यू फर्स्ट हैव टू बी अ गुड ब्रदर। आपको पहले एक अच्छा भाई होना पड़ेगा, एक अच्छा बेटा होना पड़ेगा। एक अच्छा भाई वो भाई होता है जो अपनी बहनों का, अपने बहनों का ध्यान रखे। एक अच्छा बेटा वो होता है जो अपनी माताओं का आदर और ध्यान रखे, क्योंकि धर्म हमें सिखाता है और खास करके क्रिश्चियनिटी हमें सिखाता है कि वी हैव टू लव आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, रिस्पेक्ट आवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। और जो माहौल देश में है बहुत जरूरी है कि हम एटलीस्ट एक एग्जाम्पल बन के रहे, हमारा जीवन औरों के लिए एक एग्जाम्पल बन के रहे। मैं ट्राइबल क्षेत्र में पली बड़ी हूँ, दादरा नगर हवेली में, सिलवासा में, जहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल भाई बहन थे हमारे। आज जब बहुत सारों को देखती हूँ तो खुशी होती है कि वहाँ के मिशन के कारण उनकी जिंदगी बदल गई है। और वही काम मैं देख रही हूँ यहाँ पे हो रहा है। अब आप सभी जो हमारी आने वाले देश का भविष्य है, मुझे लगता है कि देश का भविष्य तभी उज्जवल रह पाएगा जब हम अपने घरों में, पता है, हम देश सुधारने नहीं जाए, पहले हम अपने घर का माहौल बनाए। जब घर का माहौल अच्छा बन जाता है, और मैं विश्वास के साथ ये कह सकती हूँ कि जिस तरीके से एक क्रिश्चियन फैमिली में हमारा ब्रिंगिंग अप, हमें पाला गया है क्रिश्चियन वैल्यूज के साथ, वो वैल्यूज जो है वो आपके सोसाइटी के वैल्यूज को, आप अपने सोसाइटी के अंदर जब आप एक अच्छी क्रिश्चियन हो तो आप अपने सोसाइटी के अंदर पॉजिटिवनेस फैलाते हैं। पॉजिटिवनेस क्या है? क्या सिर्फ पॉजिटिवनेस
अच्छा हंस के बोलना या अच्छे रहना, क्या वो है? अब मैं आप सभी से एक बात पूछना चाहूंगी, अगर आप एक आदर्श इंसान के रूप में अपने आप को रखना चाहते हो, तो वो कौन सी बातें हैं जिसको आप फॉलो करोगे? आप खड़े होकर जवाब दे सकते हो। अगर आप एक अच्छे ईसाई या इंसान, क्योंकि मैं मानती हूँ कि आप एक अच्छे ईसाई तब तक नहीं बन सकते हो जब तक हम एक अच्छे इंसान ना हो, तो मैं ये कहूंगी कि एक आदर्श और अच्छे इंसान होने के लिए जो क्रिश्चियन वैल्यूज में जी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन से वैल्यूज सबसे इम्पोर्टेंट है? अच्छी सोच रखना, ओके, पर मैं ये कहूंगी कि ये जो है वो बाइबल में है। ह्यूमैनिटी, वेरी गुड। क्या बोलिए जोर से, जिसने भी बोला वेरी गुड, प्यार मोहब्बत से रहना। और पीछे हमारे भाई लोग कुछ कहना चाहते हो? यस, फेथ एंड रिस्पेक्ट, वेरी गुड। और कैन आई हैव द माइक? और एक दूसरों को मदद करना, वेरी गुड। मैम, जो बाइबल में 10 कमांडमेंट्स, वेरी गुड। I was waiting for this answer. What is your name? Kele. मैम डिसिप्लिन। Very. Now let me tell you something. We are very lucky to have everything in the 10 commandments. Take the 10 commandments. Make it your way of life. I have made the 10 commandments my way of life in politics. 10 जो हमारे पास कमांडमेंट्स है, उसको उठा के उसको अपने जिंदगी का रोज एवरीडे लाइफ में, रोज के व्यवहार में, जिस इंसान ने, अगर आप कोई भी धर्म के हो, अगर आपने 10 कमांडमेंट्स को फॉलो किया तो आप एक अच्छे इंसान बन जाते हो, और एक अच्छा इंसान ही देश को और दुनिया को संवारने का काम कर सकता है। Where is that girl who said the 10 commandments? Yeah. Where are you from? In Jodhpur. Okay. Now, because this was a question I had in mind when we were told about the 10 commandments, where you say follow the, जहाँ पे बोला जाता है संडे को फॉलो करो, साबत देखो और उसे होली रखना। फिर मैं राजनीतिक जीवन में जैसे जाती रही और काम, राजनीति में तो ना संडे ना मंडे ना ट्यूसडे होता, मैंने रियलाइज किया कि साबत डे फॉलो करना, उसे होली रखना, यानी कि सिर्फ एक, पहले सिर्फ एक हॉलिडे होता था ना हमारे लिए, और फिर रियलाइज किया कि साबत डे को फॉलो करने का मतलब ये है कि अपने कर्तव्यों को निभाते रहना, क्योंकि गोइंग टू चर्च इज इम्पोर्टेंट। चर्च जाते हुए भी अपना फर्ज अदा करना उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बताइए मुझे, अगर 2 डॉक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने ये एक पॉइंट छेड़ जो, क्योंकि आज के युवाओं में ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है कि संडे यानी कि मिस जाना ही जाना। आई एम सॉरी फादर्स एंड सिस्टर्स, आई एम टचिंग अ पॉइंट व्हिच हम जैसे लेमैन को बहुत इफेक्ट करता है, पर मैं इसे जरूर आप सभी के बीच रखूंगी, क्योंकि संडे मिस में जाना, अगर 2 डॉक्टर्स हो, एक डॉक्टर, दोनों क्रिश्चियन, ओके, एक डॉक्टर संडे को चर्च जाता है, वापस आके अपने परिवार के साथ, क्योंकि साबत डे है, उसे होली रखना है, तो हमें संडे फिर आके परिवार के साथ गुजार के उस डॉक्टर को फोन आता है कि पेशेंट है, सीरियस है। डॉक्टर कहता है आज संडे है, मैं एक अच्छा ईसाई हूँ, तो मैं संडे को नहीं जा सकता हूँ काम पे। दूसरे और एक और डॉक्टर है
जो संडे को मीस में भी जाता है और जिससे एक इमरजेंसी कॉल आया कि पेशेंट है और उस पेशेंट को आपकी जरूरत है, तो वो डॉक्टर मीस के बाद तुरंत या हो सकता है मीस के बीच में भी, क्योंकि उसे पेशेंट का कॉल आया या पता चला, तो उसको भागना पड़ा उस पेशेंट को देखने और वो पेशेंट को बचा लेना। अब आप मुझे बताइए सही क्रिश्चियन कौन है? पहला वाला डॉक्टर या दूसरा वाला डॉक्टर? क्यों? आप में से बहुत सारे युवा जो है कल नर्सेस बनोगे, डॉक्टर्स बनोगे, इंजीनियर्स बनोगे, टीचर्स बनोगे और अपने लाइफ में आगे जाओगे। तो ये याद रखिएगा कि ह्यूमैनिटी, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। ये हमें किसने सिखाया? यीशु ने सिखाया। टू बी अ गुड कैथलिक, एक अच्छा ईसाई रहने के लिए आपको एक अच्छा इंसान और एक अच्छा इंसान के लिए आज के युवा पीढ़ी में कुछ बातें जो है वो है, नंबर 1, नो जेलसी, डोंट बी जेलस ओवर एनीवन। जो आप कर सकते हैं वो दूसरे नहीं कर सकते हैं। जो आप में जो ताकत है वो हो सकता है कोई और नहीं कर सकता है, और जो कोई और कर सकता है वो आप नहीं कर सकते हो। सभी की जरूरत है इस दुनिया में। ये 5 उंगलियां हैं हमारी। अगर मैं ये कहूं कि मेरी छोटी उंगली बहुत छोटी है, मुझे उसे इतना ही लंबा करना है जितना मेरा मिडिल फिंगर है। अगर इस उंगली को इस उंगली के बराबर करूं तो क्या ये हाथ अपना काम कर पाएगा? इसलिए कोई और बनने की कोशिश मत करना कभी भी। आप हर इंसान में वो सुंदरता, वो अच्छाई है, हर इंसान में भगवान है। और यीशु ने सबको जो बनाया है कुछ क्वालिटीज देके उस क्वालिटीज को निखारना हमारा धर्म है। उन क्वालिटीज को पहचानो, उन क्वालिटीज को पे काम करना। क्या हम सब यीशु क्रिस्त में विश्वास रखते हैं? क्या ये विश्वास सिर्फ बोलने के लिए है? हम इस विश्वास को कैसे लोगों के बीच, हम जो विश्वास करते हैं यीशु में, उसे हम लोगों के बीच कैसे स्प्रेड करते हैं? हमारी रोज की जिंदगी में हम रोज अपनी जिंदगी कैसे जिएंगे, कैसे जीते हैं? मुझे अभी भी याद है 90s में, 90s, 92, 93, 94, 95 उस समय में जो पिक्चर्स आते थे, जो टीवी पे जो पिक्चर्स, मूवीज जो आते थे, उसमें पता नहीं आप लोगों ने पुराने वो पिक्चर्स देखे या नहीं। एक टाइम था कि जब ईसाई के बारे में कुछ भी दिखाना होता कि कोई, तब बड़ी मुझे गुस्सा आता था कि क्यों एक ईसाई को ऐसे ही दिखाते हैं। या तो लड़कियों को दिखाते थे तो छोटी कपड़े पहन के बार में सर्विस लिकर सर्व करते हुए, ये सच्चाई है। या दिखाते थे कोई लड़के को जिसके उसमें क्रॉस होता था और वो गुंडागिर्दी करता था। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम ऐसे समय में भी जी रहे हैं जहाँ पे हमें मिस इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, और आपके जीवन से आप कैसे रहोगे उससे समाज क्रिश्चियन और ईसाई के बारे में सोचेंगे। अगर आप अपनी बहनों के बीच, अपने स्टूडेंट कम्युनिटी के बीच अच्छे से रहोगे, अगर आप एक ऐसे वैल्यूज के साथ रहोगे उनके बीच
जो उनके जिंदगी को भी टच करे, उनके जिंदगी को भी आप सुधार दे, आपके द्वारा उनको बहुत कुछ सीखने मिले, तो उनका भी विश्वास कि ईसाई जो लोग हैं वो अच्छे लोग हैं, उनका विश्वास भी आप में बढ़ता जाएगा। जो दौर अब है इंटरनेट की दौर, मैं दोबारा ये कहूंगी कि कीप आवरसेल्व्स अवे फ्रॉम रॉन्ग इंफॉर्मेशन। हमें अपने आप को गलत इंफॉर्मेशन से बहुत दूर रखना है। अगर हम गलत इंफॉर्मेशन के शिकार बन जाएंगे तो जो हमारा विश्वास जो है, जो हम विश्वास करते हैं प्रभु में, वो भी डगमगा जाएगा। और मैं ये कहूंगी कि आप सभी भाई लोग और जो युवाएं यहाँ पे हैं, आपके लिए एक बड़ी चैलेंज है, एक बड़ी चैलेंज है, क्योंकि आने वाला जो टाइम है एक बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है, जहाँ पे हो सकता है कि आपको ये लगे कि कोई देख नहीं रहा है मुझे, मैं ये गलत काम कर सकता हूँ। पर ये याद रखिए, कोई देखने वाला इंसान हो या नहीं हो, हमें हमेशा ऊपर वाला परमपिता परमेश्वर हमेशा हमें देखता है, हमें गाइड करता है और हमेशा हमारे साथ है। तो उन युवाओं के लिए जो आजकल भटक रहे हैं गलत कामों में, ये याद रखिए शॉर्टकट्स नहीं है लाइफ में। अगर हम ये सोचते कि हम शॉर्टकट ले तो याद रखिएगा हम कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे जिंदगी में। वो शॉर्टकट जो है वो बहुत कम टाइम के लिए होगा। जो हमें जिंदगी में अचीव करना है वो अचीवमेंट आपको मेहनत से, कड़ी श्रम से होगी और यीशु और परमपिता परमेश्वर पे विश्वास करके जो आप अचीव करोगे वो एक लंबे टाइम के लिए अचीवमेंट होगा। मैंने सिर्फ ये कोशिश किया है कि मैंने अपने जिंदगी में जो उतारा है वो थोड़ा सा आप सभी के साथ शेयर करूं, ताकि अगर उसमें से कुछ भी आप ले पाए और अपने जिंदगी में उतार पाओ तो मुझे लगेगा और हमें उस मीटिंग से आप सभी एक उज्जवल भविष्य लेके जाए और अपने अपने एरियाज में सफल रहे। आपको कोई भी प्रश्न पूछना है आप मुझे प्रश्न कर सकते हो। अगर किसी को भी प्रश्न पूछना है तो बेझिझक माइक लो, प्रश्न पूछो। मुझे ये प्रश्न पूछना है कि एक नेता होकर के आपको अभी के समय में किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है? आपने एक बहुत ही कठिन प्रश्न पूछा है, पर ये सच, अगर आज के दौर में एक नेता रहते हुए सच्चाई का साथ देना एक बहुत बड़ी चैलेंज है और सच्चाई का रास्ता बहुत मुश्किल है। पर सच्चाई के रास्ते पे मैं, क्योंकि आप सभी, मैं ना कोई पॉलिटिकल पार्टी की बात करना चाहूंगी, पर मुझे गर्व है अपने नेता पे, राहुल गांधी जी पे, कि वो झुकते नहीं और वो सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं और हम सभी को सच्चाई के रास्ते पे चलना सिखाया है। क्योंकि इस ऐसे दौर में जो हम हैं, इस दौर में सच बोलना बहुत मुश्किल है पॉलिटिक्स में, क्योंकि जब आप सच बोलते हो तो या तो ईडी या सीबीआई आपके सिर पे आ जाता है, आप पे गलत केसेस ठोका जाता है। पर सच्चाई का साथ देना और लोगों के लिए अपनी आवाज उठाना, लोगों के लिए अपनी आवाज उठाना एक बहुत बड़ी चैलेंज है। मुझे आज भी याद है, कुछ 6-7 महीने पहले जब मुझे स्मृति ईरानी जी फ्लाइट में मिली थी और मैंने उनसे सवाल पूछा कि गैस के रेट 2014 में आपने कहा गैस के रेट ज्यादा है, अब गैस के रेट डबल हो गया है, तो अब आप मंत्री हो, अब आपको चिंता नहीं है? ये सवाल मैंने उनको फ्लाइट पे पूछा तो ये बहुत बड़ा बवाल बन गया था। तो सच्चाई पूछना भी, टू क्वेश्चन इज अ बिग चैलेंज इन पॉलिटिक्स। Thank you for that question. Anyone else?
मैम मेरा वो सवाल गर्ल है, यस मेरा सवाल है, हम यहाँ पे बहुत सारे यूथ बैठे हुए हैं। अगर यहाँ के यूथ हम गुमराह नहीं होते हैं तो बहुत अच्छी बात। अगर हम किसी कारणवश गुमराह हैं अपने कैरियर को लेके या अपने समाज को लेके, तो आप एक लीडर हैं, तो आप बताइए, अगर आपको मौका मिले यूथ को सही रास्ते में लाने का, तो आप अपनी तरफ से क्या ऐसा प्लेटफॉर्म हमें देना चाहेंगे कि हम जो गुमराह हो रहे हैं, हम अपने टैलेंट को, अपने जो हम काम करना चाहते हैं उसको सही धरातल पर लाके सक्सेस लेकर आए। आज की तारीख में, आज के दिन में सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा जो लैक्यूना है वो है कम्युनिकेशन। अगर आप मुझे पूछे तो मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म सेट करूंगी जहाँ पे हर युवा अपनी आवाज को अच्छे वक्त में या बुरे वक्त में वो अपनी आवाज तो रख सके, अपनी आवाज तो उठा पाए, कुछ बोल पाए, कुछ बता पाए कि उनको क्या प्रॉब्लम है। क्योंकि जब तक आपके प्रॉब्लम पता नहीं हो, और हर एक इंसान का अलग प्रॉब्लम हो सकता है, सो मैं ये जो कहना चाहती हूँ कि काउंसलिंग फॉर द यूथ इज वेरी इंपॉर्टेंट। काउंसलिंग सेंटर्स खुलवाना बहुत जरूरी है। और ईसाई होते हुए, बीइंग अ क्रिश्चियन, बीइंग अ कैथलिक, हम बहुत लकी हैं कि हमारे पास जो है वो प्रीस्ट, नन्स, ऑल आवर इंस्टीट्यूशन वो आप सभी के लिए है फॉर काउंसलिंग। तो आप सभी जो प्रिविलेज्ड लॉट है, जो खुशनसीब लोग हैं, याद रखना आप कभी अकेले नहीं हो। आप जब भी अपने आप को कहीं पे भी अकेले महसूस करो, जाइए अपने लोकल एरिया के चर्च में, जाइए बात कीजिए वहाँ के पादरी से, वहाँ के नन से, अपनी बातें शेयर करो। क्योंकि जब तक आप अपने दिल की बात बाहर नहीं बताता पाओ, आप मुश्किल से गुजर रहे होगे, उस मुश्किल को शेयर करने से हल होगा। And to anybody who ever needs our help, I am always there for the Christian community. But remember, you have your priests. आपके पास आपके फादर्स, सिस्टर्स अपने एरिया में हैं। कभी भी अपने आप को अकेले मत समझना। आप जो यीशु का घर, चर्च और फादर्स जो है उनके दरवाजे हमेशा आपके लिए खड़े खुले हैं। सिस्टर्स के दरवाजे सिर्फ वहां पे पहुंच के अपनी बात रखो। I hope I've answered your question. Any other thing to it? मैम और एक सवाल है, सवाल छोटा है पर जवाब बहुत मुश्किल से हम लोगों को मिल पाता है। सवाल है महिला सशक्तिकरण के ऊपर। आप एक लीडर हैं और पॉलिटिशियंस हैं और हम महिलाओं को गाइड करती हैं, और यहाँ पे बहुत सारी फीमेल हम बहनें हैं, और कोई ना कोई तो होंगे कि हम पॉलिटिशियन में जाना चाहते हैं फीमेल, लेकिन कहीं ना कहीं हमें डर लगता है। जहाँ राजनीति की बात आती है मन में नकारात्मक विचार आते ही हैं और मुश्किलें भी आती है। एक पॉलिटिशियंस बनने के लिए एक फीमेल आप हैं, आप हमें एक खास चीज बताइए क्या होनी चाहिए जहाँ से हम अपनी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अच्छे से ले पाए, अपने कैरियर को भी, और हमारी शादी हो जाती है फिर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो हम ऐसे क्या चीज करें जहाँ से हम अपना कैरियर को फोकस करें राजनीति के रूप में भी, और हमारा जो काम है वो डगमगाए नहीं। मैं ये सवाल का जवाब थोड़ा लंबा रहेगा। Do I have time? But I have to answer. खास करके हम बहनों के लिए और महिलाओं के लिए, जब एक महिला राजनीति में निकलना चाहती है तो सबसे पहले अपने अंदर ही अंदर एक कश्मकश चलता है, एक हिचक कि क्या मैं राजनीति में जाऊं या नहीं। वो सोचती है कि अगर मैं राजनीति में जाऊं तो मेरे परिवार के लोग क्या सोचेंगे, अगल बगल के लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि राजनीति को एक बहुत गलत नजर से लोग देखते हैं। पर एक कहावत है इंग्लिश में, बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड।
आप जो परिवर्तन देखना चाहते हो दुनिया में, उस वो परिवर्तन बनो आप। फिर अगर मन में अपने आप को आप सेटिस्फाई कर लेते नहीं, राजनीति में जाना है, सबसे पहला एक महिला के लिए चैलेंज होता है अपने घर वालों को, फैमिली को समझाना। फैमिली को बड़ी मुश्किल से समझा भी लेते हैं, फैमिली मान भी लेते हैं। जब वो अपनी कदम घर से बाहर रखती है राजनीति में, तो अगल बगल के लोग फैमिली को क्या कहते हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। आप पागल हो क्या? माँ को पिताजी को कहेंगे या पत्नी को कहेंगे, अपनी बीवी अपनी बेटी को राजनीति में भेज रहे हो? अरे टीचर का नौकरी दिला दो उसको, 2 रोटी कमा लेगी, वहां से क्या करना है? संभालो, उसका चरित्र तो सही रहेगा। अरे राजनीति में खराब लोग हैं। ये चीजें अगल बगल के लोगों से, और सबसे बड़ी चैलेंज जो एक महिला को आज के तारीख में है, फिर महिला साथियों के बीच ही अपना अस्तित्व बनाना। मैं ये कहूंगी कि महिला सशक्तिकरण इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है, पर राजनीतिक सशक्तिकरण जो है वो बहुत आज के तारीख में, अगर बहुत सारी महिलाएं यहाँ पे अगर राजनीतिक रूप से सशक्त है देश में, तो अगर आप याद करें कि राजीव गांधी जी ने 78 और 79 अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा पंचायती राज में 33% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए ले आए, और उस 33% रिजर्वेशन से महिलाओं को राजनीतिक सशक्तिकरण की पहल हमारे देश में शुरू हुई, जो यूपीए 2 के गवर्नमेंट में उसे 50% किया गया। आज 50% राजनीतिक सशक्तिकरण रिजर्वेशन, आज 50% रिजर्वेशन महिलाओं के लिए है, पर दुख की बात है कि बहुत सारी महिलाएं जो है वो उस तरीके से निकल के नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आज भी सरपंच पत्नियां बहुत सारे अपने जेंट्स जो है वो अपने बीवियों को रखते हैं, और फिर वो खुद चाहते हैं कि वो लगाम पकड़ के रखें। पर वक्त के साथ राजनीतिक सशक्तिकरण 50% रिजर्वेशन के कारण आज महिलाएं जो है वो निकल कर शुरुआत हो चुकी है 25 साल पहले, और आज अगर मेयर्स, एमएलए, एमपीज कल यहाँ पे आपके बीच शिल्पी थी, अगर राजनीतिक सशक्तिकरण महिलाओं की नहीं हुई होती तो आज झारखंड के विधानसभा में करीबन 10-12 महिलाएं हैं जो विधायक हैं। अगर, और आपने जो एक बात पूछा मुझे कि क्या एक मंत्र, बिलीव इन योरसेल्फ, आप अपने आप पे विश्वास रखना, किसी और पे विश्वास मत रखना, अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना। शॉर्टकट बिल्कुल नहीं है, मेहनत करो। अगर आप समझते हो कि कोई शॉर्टकट के द्वारा आपको कुछ मिलने वाला है, तो वो शॉर्ट लिव्ड होगा, उसका जो पीरियड होगा बहुत कम होगा। अगर आप लंबे रेस के घोड़ा बनना चाहते हो तो हर काम करना, ग्राम सभा से लेके नीचे आप इलेक्शंस लड़िए। इलेक्शंस क्यों नहीं लड़ सकते हो आप? लड़िए इलेक्शन। अगर पार्टी आपको टिकट मिलती है, इंडिपेंडेंट लड़ो, विश्वास आ जाएगा अपने आप में। थैंक यू। कोई या मैं कुछ पूछना चाहता हूँ मैम। मैं पूछना चाहती हूँ मैम कि जब पॉलिटिक्स में मैम हमारे बहुत से युवा हैं जो पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, पर बहुत बार ऐसा होता है कि जब वो कोशिश करते हैं तो उन्हें दबाया जाता है, बहुत बार वे हार जाते हैं और पीछे हट जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास बहुत सारे ट्राइबल पॉलिटिशियंस नहीं हैं। पर अगर कोई कोशिश करे
और चाहे कि वो बनना चाहता है, तो आप उनके लिए क्या सलाह देंगे? आप कैसे डील करती हैं इन सब बातों से जब आप पे ऐसा इल्जाम लगाया जाता है या फिर आपको दबाने की कोशिश की जाती है? मैं कहूंगी कि युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस ज्वाइन कर लो, हम हैं आपके लिए। मैम मेरा आखिरी क्वेश्चन है। फाइनली अ बॉय। हाँ, मैं जैसे हम लोग किसी नेता को चुनते हैं, वोट देते हैं और उसको खड़ा करते हैं, तो इसका मतलब यही है कि हम उस पर विश्वास करते हैं, तभी हम उसको वोट दे रहे हैं। लेकिन बाद में होता क्या है कि जब उसे हम लोग खड़ा करते हैं, जब उसे कुर्सी की जो खतरा होती है, तो वो लोग हमारे वोट को लात मारकर वो अपने पार्टी को बदल देते हैं। और ऐसा ही होता आ रहा है। पहले ऐसा नहीं होता था। हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल में देखते हैं कि वो कुर्सी के लिए नहीं लड़ते थे, बल्कि एक विशेष मुद्दे के लिए लड़ते थे, एक हक के लिए लड़ते थे और देश के लिए कुछ विशेष मुद्दे को लेकर लड़ते थे। लेकिन अभी का पॉलिटिक्स ऐसा हो गया है कि इसलिए भी हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, या फिर ऐसा थॉट बन चुका है कि अभी सिर्फ कुर्सी के लिए लड़ाई हो रही है, सिर्फ कुर्सी के लिए। आज हमारे पास में कांग्रेस में ही जैसे कि गुजरात में युवा नेता है आपके, वो तुरंत पार्टी चेंज कर लेते हैं। फिर हमारे पास में ज्योतिरादित्य सिंधिया है, फिर हमारे पास गुलाब नबी जो बहुत अनुभवी व्यक्ति थे। तो ऐसे ऐसे दल बदलू कह सकते हैं उन्हें। तो ऐसे दल बदलू अपने ही नेता जिसको हम पसंद कर रहे हैं, जिसको हम चुन रहे हैं, ऐसे नेताओं से हम कैसे जूझे और कैसे हम आगे अपने देश को आगे बढ़ाएं, जब ऐसे नेता हमारे पास होंगे? और हम पॉलिटिक्स में कैसे जुड़ेंगे अगर ऐसा ही बना रहा तो? सबसे पहले मैं कहूंगी कि वो लकी इतने नहीं थे कि वो उनको वो मूल्यों और वो टीचिंग्स मिल सके जो मुझे अपने धर्म ने दिया। दूसरी बात, औरों के कारण आप अपने जिंदगी पे क्यों प्रश्न चिन्ह लगाएं? आप वो करो जिसमें आपको विश्वास है। किसी और ने कुछ किया और कुछ हुआ, उसके कारण आप क्या चेंज बन सकते हो दुनिया के लिए और देश के लिए? आप क्या चेंज बन सकते हो? सबसे पहले अपने परिवार के अंदर, वो जरूरी है। ये एक कहावत है कि जब आप किसी और पे उंगली उठाते हो तो 3-4 उंगली। तो मेरे हमेशा पॉलिटिकल जिंदगी में और पर्सनल लाइफ में ये कोशिश रही है कि अगर मुझे खुश रहना है और अगर मुझे आगे बढ़ना है, अगर मुझे यीशु के बताए हुए रास्ते पे चलना है, मुझे औरों पे उंगली नहीं उठाना। Let me change things for the better. I'm not bothered about what they have done. मैम मेरा एक सवाल है कि कुछ देर पहले आपने कहा था कि आपका वो वक्त था जब आपको जो बताया जाता था आप वो मान लेती थी, आप क्वेश्चन नहीं करती थी। लेकिन हमारा ये वक्त है कि हमारे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, हमारे पास इंटरनेट है जहाँ से हम क्रॉस क्वेश्चन करके अपना आंसर पा लेते हैं। और आपने ये भी कहा था कि लेकिन जब हम इतने फ्रैंक हैं अपने पेरेंट्स के साथ, लेकिन फिर भी अगर हम किसी बात को कहने से हिचक रहे हैं तो हम निश्चित रूप से गलत। तो मेरा सवाल ये है मैम कि कई बार करियर ऑप्शन चूज करने के बारे में हम लोग सही होते हुए भी हिचकते हैं। कई ऐसा फील्ड है जिसकी जानकारी हमें पूरी तरह से होती है, लेकिन हमें पता होता है कि हमारा कोई बैक सपोर्ट नहीं है, हमारा वो बैकग्राउंड नहीं है जो हमें सपोर्ट करेगा, जो हमें सही गाइड करेगा, और कहीं हम फंसेंगे तो हमें निकालेगा। तो ऐसे समय में क्या वो हिचक भी गलत है कि हम अपने करियर को नहीं? ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा। ओके, इसके बाद वी कंक्लूड। आपने एक बहुत अच्छा आपने क्लियरिफाई करना। मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी से मिलने जा रहे हो और दूर जा रहे हो, आप घर पे बता रहे हो आप कॉलेज जा रहे हो, पर आप जा रहे हो कहीं और पिकनिक पे कोई फ्रेंड्स के साथ, या और ये बात आप अगर अपने माँ बाप को बताने से हिचक रहे हो तो ये याद रखना कि ये गलत काम है, वो करना। अगर आप किसी के साथ
इंटीमेट हो रहे हो रिलेशन में और वो बात बताना आप डर रहे हो घर पे, तो ये याद रखना कि ये गलत है और वो गलत। जब आप अपने घर के अंदर कोई बात बताने की हिम्मत रख सकते हो अपने माँ बाप को, ये याद रखिएगा कि हो सकता है वो गलत ना हो वो चीज। पर आजकल जो हिम्मत है, हिम्मत की भी डेफिनेशन थोड़ा सा चेंज हो गया है, राइट? डिसोबीडियंस एंड हिम्मत गोज अ लिटिल टुगेदर। बट ये याद रखना कि अगर जो आप बात कर रहे हैं करियर काउंसलिंग की, मैं ये समझती हूँ कि बहुत सारी बच्चियां, बहुत सारे लड़के जो हैं वो जिंदगी में अपने करियर में आगे जाना चाहते हैं, पर फाइनेंशियली स्टेबल ना होने के कारण या वो फैसिलिटीज ना होने के कारण वो ये बात अपनी मम्मी पापा को बताने से झिझकते हैं क्योंकि वो फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है उनके पास। तो ये याद रखिएगा उस समय आपके पास हमेशा आपके पेरेंट्स हैं, उनको बता देना चाहिए आपको कि ये मेरी, और जरूरी नहीं है कि आपको वो तभी मिले, हो सकता है आगे थोड़े दौर में आप थोड़ा सा और परिश्रम करें और आगे आपके करियर काउंसलिंग करियर में वो आपको रास्ता मिले। और एक और बात कहूंगी, दोबारा बात कहूंगी आप सभी को कि याद रखिएगा इवन फॉर योर करियर यू हैव वेरी गुड, यहाँ पे आप सभी के पास जो एक बैकअप सिस्टम चर्च का और स्कूल्स का, कॉलेजेस का है। आज अभी रास्ते पे आते समय इवन जिस ड्राइवर के साथ में आई रांची एयरपोर्ट से यहाँ तक, मैं ये कहानी जरूर सुना के जाऊंगी। मैंने ड्राइवर को पूछा कि आपके कितने बच्चे हैं, उन्होंने बताया 2। मैंने कहा उनको कि अरे 2 बच्चे हैं, वाओ, तो क्या पढ़ाई? तो उन्होंने कहा एक का तो ग्रेजुएशन हो गया। मैंने कहा कहाँ से? पूछा उनसे कहाँ से ग्रेजुएशन हो गया? उन्होंने मुझे बताया सेंट जेवियर्स कॉलेज रांची में। मैंने कहा बढ़िया है, बहुत अच्छी, क्योंकि सेंट जेवियर्स के लिए मुझे पता है कहाँ से लोग कोशिश करते हैं। तो मैंने उनको पूछा आपको एडमिशन कैसे मिला वहां पे? तो उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं ड्राइवर हूँ पिछले 30 साल से, वो अभी भी मेरे साथ वेट कर रहा है यहीं पे। मैं 30 साल से ड्राइवर हूँ और ड्राइविंग करते समय मुझे 4-5 बार एक रांची से एक फादर को छोड़ना जाना पड़ा सिमडेगा, और सिमडेगा से लेने रखने जाता था मैं। तो फादर ने मुझे पूछा कि आपके बच्चे क्या कर रहे, तो हमने कहा कि 12वीं में है बेटा मेरा, अब नेक्स्ट ईयर कॉलेज जाना है। तो फादर ने मुझे कहा बस बेटे का कॉलेज हो जाए तो मुझे बता देना। और बेटे का कॉलेज हो गया, मैं सिर्फ जाके बोल के आया उनको फादर मुझे अपने बेटे का ग्रेजुएशन करवाना है, एडमिशन चाहिए, और मुझे पता नहीं वो उन्होंने उनका एडमिशन कर दिया सेंट जेवियर्स में। Y'all are very lucky। मैं ये कहूँ कि झारखंड के धरती पे जो हमारे फादर्स, सिस्टर्स और जो क्लर्जी जो काम कर रहे हैं यहाँ पे, आप सभी लोग एजुकेशन के लिए बहुत ही लकी हो यहाँ पे कि आपके पास ऐसे एक एजुकेशनल सिस्टम है जो आप सभी को जब भी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरा हो सकता है। धन्यवाद। I guess this is the last question. Thank you all. धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने मेरी बात सुनी यहाँ पे। Miss Netta D'Souza, we feel proud of you as a dynamic and energetic. As a token of love, हम अभी बिशप सेल्वराज को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं और इनको धन्यवाद के लिए सोल देकर सम्मानित करेंगे। जोरदार तालियों के द्वारा हम नेटा डिसूजा को धन्यवाद दें। इनके सुंदर वचन हमारे इंस्पायरिंग दिल को छू लिया है। हम चाहेंगे हमारा जीवन ईश्वर के साथ जुड़ा रहे। नेटा डिसूजा बहुत बहुत धन्यवाद।